दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। माने भारत में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, जो मैंने आपको कल बताया था। ये आपके कोर्स में है, एमपीपीएससी में भी है और यूपीएससी में भी है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एकीकरण होता क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। और मैंने ये भी बताया था सोशियोलॉजी क्लास में। तो सबसे पहले एकीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि हम डाइवर्सिटी या विभिन्नता को ख़त्म कर दें। एसिमिलेशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन का उल्टा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना। आत्मसात करने का मतलब क्या होता है कि अगर एक देश रहेगा तो एक ही धर्म रहेगा, एक ही भाषा रहेगा। जो विभिन्न प्रकार की जो डाइवर्सिटीज है उसको ख़त्म कर दो, जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज में किया जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग मेडिवल पीरियड में इस्लामिक हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा कि उन्होंने क्या किया। इस्लाम के उदय होने के बाद में उन्होंने जो ईरान में ससानिद एम्पायर था या पूर्वी यूरोप में बैजेंटाइन एम्पायर था, जब इस्लाम का उदय हुआ और वो एक एक करके विभिन्न राज्यों को हड़पते गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुसंख्यक लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पूरा ईरान जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे कि ओटोमन साम्राज्य का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, टर्की में, माने कुस्तुनतुनिया में, जिसको कि आजकल इस्तांबुल कहा जाता है। इस्तांबुल एक शहर ऐसा है जो आधा एशिया में पड़ता है और आधा यूरोप में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बारी बारी से सबको, दूसरे जो धर्म के लोग थे उनको सफाया कर दिया और पूरी तरह से इस्लामिक राज्य स्थापित किया। या जो बच गए उनको, जो मैंने पहले कहा था कि द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया, उन्हें जिम्मी कहा जाने लगा और उन पर जजिया अधिरोपित किया गया, जो मैंने कल बताया था। लेकिन यह हुआ टैक्टिस एसिमिलेशन का, माने आत्मसात करना, जहां पर कि किसी प्रकार के डाइवर्सिटी की कोई गुंजाइश नहीं है, उसको खात्मा कर देना। लेकिन इंटीग्रेशन क्या बताता है, एकीकरण क्या बताता है कि अनेकता में एकता। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। उसी तरह से हमारे देश में देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जो बेल्ट है वो ट्राइबलों का बेल्ट है, आदिवासियों का, जो मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे आपको मैंने एक दिन बताया था कि हमारे देश में ऐसे भी लोग अभी हैं जो खाना बदोशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दे आर जस्ट फूड गैदरर्स, जैसे अंडमनीज, जैसे कि दक्षिण भारत के कुरुम्बा आदिवासी, आज भी वो, या अपने बस्तर के अबुझमार, इन इलाकों में जो आदिवासी हैं वो बेसिकली फूड गैदरर हैं। मतलब अभी भी उनमें सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि राष्ट्रीय एकीकरण मतलब क्या होता है। एक बंधन है, एक फीलिंग जो है, जो हम सभी लोग एक हैं, ए फीलिंग ऑफ वननेस प्रदान करता है एकीकरण में। ठीक है, कि हम भले ही हमारा जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, हमारा कल्चर कुछ भी हो, या हमारा रहवास कहीं का भी हो,
लेकिन हम पहले भारतीय हैं। तो ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको कहते हैं एकीकरण। अब इसके बारे में हम पहले भी सोशियोलॉजी क्लास में डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत कर चुके हैं। अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसको आप 2-4 दिन में हो जाएगा, तो आप उसको गंभीरता से देख लीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या आज़ादी के बाद क्या क्या समस्याएं थी। आप जानते हैं कि देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इसी के साथ में देश में विभाजन भी हो गया। हमारा जो महान राष्ट्र था या है, वो 2 टुकड़े में विभाजित हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के आधार पर। कि उनका ये थ्योरी था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? कि उनके धर्म अलग हैं, उनके खान पान अलग हैं, उनके पोशाक अलग हैं, उनके संस्कृति अलग हैं, उनका भाषा अलग है। तो इसीलिए अगर वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो क्या होगा? मारकाट होगा, खून खराबा होगा। तो इसीलिए हमें ऐसा राष्ट्र या राज्य चाहिए जहां पर कि मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य है। तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के समय में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें बिहार और यूपी के मुसलमान सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग के बढ़ चढ़ के समर्थन किया था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वहाँ के मुस्लिमों को उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि वो तो वहाँ माइनॉरिटी में थे, अल्पसंख्यक थे, लेकिन वो बढ़ चढ़ करके मुस्लिम लीग का हिस्सा लिए थे। अभी जो पंजाब का सूबा आप देख रहे हैं, वो मुस्लिम लीग का 1945 से पहले कभी कोई समर्थक नहीं था। वहाँ तो यूनियनिस्ट पार्टी का बोलबाला था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो विभाजन हुआ उसकी त्रासदी सबसे बड़ी क्या थी कि लगभग 6 मिलियन पीपुल, कम से कम 60 लाख लोग क्या हुए? अपरूटेड हो गए, शरणार्थी हो गए। वो बॉर्डर के उस पार से हमारे देश की तरफ आए। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान गए। तो एक तो वो समस्या थी जो मैंने समस्या को चिन्हित किया है। दूसरा जो समस्या क्या था? देशी राज्यों की समस्या। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको देशी राज्यों के बारे में हमने बताया है। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप हमारा वीडियो है, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें देखिए कि नेटिव स्टेट का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कैसे कैसे पॉलिसी चेंज हुआ है। ठीक है, और किस प्रकार से नेटिव राज्य में, देशी रियासत हिंदी में बोलते हैं, तो देशी रियासत का किस प्रकार से उनका उद्भव हुआ। तो आप सबको मालूम है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद बहुत सारे देशी रियासत, जैसे बंगाल, जैसे अवध, हैदराबाद, मैसूर, ठीक है, राजपूताना के बहुत सारे राज्य, ये सभी स्वतंत्र हो गए। अवध के नवाब स्वतंत्र हो गए, पंजाब का सूबा पूरा स्वतंत्र हो गया। तो देश विखंडित हो गया था। अब अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने बारी बारी से विभिन्न भूभागों को कब्जा किया, जिसको कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया हिंदुस्तान का वो हिस्सा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे अधीन में था। और बाद में 1858 के बाद में क्या हुआ? वो ब्रिटिश क्राउन के सीधे अधीन में, मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सीधे अधीन आ गया। ये तो आपको मालूम है। अब दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ, क्योंकि हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि दिक्कत ये है कि हमारे साथ समय का पाबंदी है, बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं। तो उस समय में हिंदुस्तान में 562 रियासत था, लिख लीजिए, 562 रियासत था। और इन रियासतों के साथ में अंग्रेज सरकार ने विभिन्न प्रकार के एग्रीमेंट, समझौता, ट्रीटीज किया हुआ था। कुछ रियासत तो मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में था और कुछ रियासत
इतना बड़ा था जो फ्रांस से भी बड़ा था, जैसे हैदराबाद, जैसे कश्मीर, ठीक है, इनका जो क्षेत्रफल था वो फ्रांस के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि तो इस तरह से कुल 40% पूरे हिंदुस्तान, अविभाजित हिंदुस्तान के 40% हिस्से पर कौन काबिज था? देसी रियासत, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या उस समय के प्रधानमंत्री एटली ने क्या कहा कि या तो आप हिंदुस्तान में मिलिए या पाकिस्तान में मिलिए या स्वतंत्र रहिए, ठीक है। ये उनके लिए फार्मूला तय किया गया और उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश पारामाउंटसी, मतलब ब्रिटिश सरकार की जो सर्वोच्चता है, पारामाउंटसी का स्पेलिंग लिख लो, PARAMOUNTCY, ये समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए जो देसी रियासत हैं वो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो हिंदुस्तान में लगे हुए हैं वो हिंदुस्तान में मिले, जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं जिनका ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी पाकिस्तान की तरफ वहाँ मिलना है, और यदि उनकी इच्छा हो तो स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये उन्होंने फार्मूला तय किया और उसके बाद में वो हिंदुस्तान से चले गए, ठीक है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक तो हिंदुस्तान का विभाजन हो चुका था, दूसरा जो एक थर्ड फैक्टर था वो था देसी रियासत। जो हिंदुस्तान के बीचों बीच में अनेक ऐसे रियासत थे जो चारों तरफ से ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी था और बीच में देसी रियासत था। तो हिंदुस्तान के यूनिटी के लिए, हिंदुस्तान के यूनिफिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इन देसी रियासतों को हिंदुस्तान में एनेक्सेशन या एक्सेशन किया जाए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर ये देसी रियासत रहते तो हिंदुस्तान क्या हो जाता? बाल्कनाइजेशन का शिकार हो जाता, टुकड़े टुकड़े में विभाजित देश होता और यहाँ पर विकास के काम नहीं हो सकते थे, देश पूरी तरह से एकीकरण नहीं हो सकता था। तो ये एक थर्ड पार्टी की भूमिका में था वो, ठीक है। हिंदुस्तान फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी पाकिस्तान और थर्ड पार्टी देसी रियासत, समझ रहे हैं आप। अब तीसरा जो कहा कि प्रशासनिक समस्याएं, एकीकरण। अब दोस्तों, जब पार्टीशन हुआ तो जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी उस और जो सेना थी उसका भी बंटवारा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजियस लाइन पर हुआ, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जो ब्रिटिश काल में इनको कहा जाता था ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम, अब उसमें सेंध लग गया। सेंध कैसे लगा? कि उनका डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये उसका भी दुरुस्त करना, सिविल सर्विसेज को दुरुस्त करना जरूरी था। सेना को, सेना में भी विभाजन हो गया था तो उनका भी दुरुस्तीकरण जरूरी था। उसके बाद में जो मैंने अभी बताया पुनर्वास की समस्या, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 60 लाख लोग विस्थापित हो गए। अब ये 60 लाख लोग जो विस्थापित, उनका पुनर्वास की व्यवस्था करना है। समूचे हिंदुस्तान में मारकाट मची हुई थी, कॉम्युनल दंगा हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगा हो रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। जहां हिंदू मेजॉरिटी इलाका था वहां मुसलमान मारे जा रहे थे और जहां मुसलमान मेजॉरिटी इलाका था वहां हिंदू मारे जा रहे थे। तो देश में पूरी तरह से क्या हो गया था? प्रशासनिक टूट फूट हो गया था, प्रशासन नाम की चीज नहीं रह गई थी। लोगों, गुंडा एलिमेंट्स जो है ना, सरेआम हिंदुस्तान में घूम रहा था, ठीक है। आज की तारीख में आप उसको इतना अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार का विभत्स रूप देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो मटेरियल हैं उससे हमें पता लगता है कि किस प्रकार के विभत्सकारी दंगे हुए जिसमें कि हजारों लाखों लोग मारे गए और इसके साथ साथ करोड़ों अरबों रुपए की जो संपत्ति थी वो बर्बाद हो गए। इसके बाद में तो मुस्लिमों और हिंदुओं की सुरक्षा का व्यवस्था करना था, जो मैंने अभी बताया आपको। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक मुसलमान को मार रहे थे, जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे वो हिंदू अल्पसंख्यक को मार रहे थे। इसके बाद में जो मैंने कहा आपको कि सेना सिविल सर्विसेज का पुनर्गठन करना जरूरी था,
क्यों? कि उसमें सेंध लग गया था। इसके बाद संविधान का निर्माण, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पार्टीशन से पहले ही संविधान के निर्माण की शुरुआत हो गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में, ठीक है। और इसका पहला जो बैठक हुआ था, कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो याद रखना चाहिए। तो संविधान के निर्माण का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने को क्या घोषित कर दिया था कि हम इस्लामिक राज्य बनेंगे, और वो आज भी है। लेकिन हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं के बारे में, संविधान निर्माताओं का एक बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न था कि जिस प्रकार से उस समय की आबो हवा पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग में रंग गया था, ऐसी स्थिति में एक ऐसा संविधान बनाना जो सबके लिए हो, जो एक समानता की बात करता हो, जिसमें कि धर्म, जाति, गोत्र, वंश, लिंग, इस सब का कोई भी माने नहीं हो, एक बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको पहले एक वीडियो में बताया। और इसके अलावा प्रजातंत्र की स्थापना करना, एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जहां पर कि प्रजातंत्र मजबूत हो, केंद्र में भी और राज्य में भी, और फिर निचले स्तर पर, जो ऐसे अभी हमने देखा है ग्रामीण स्तर पर और जिला स्तर पर, और शहरों में नगर पालिका, नगर निगम, और गांव देहातों में जिला पंचायत की व्यवस्था, ठीक है, ताकि जो प्रजातंत्र है वो ऊपर से नीचे तक पहुंचे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि इतने बड़े विशाल देश को प्रजातंत्रीय व्यवस्था के आधार पर ही आप सुरक्षित रख सकते हैं। देश की एकता और अखंडता सबसे पहली प्राथमिकता है, और वो प्राथमिकता कैसे सुरक्षित होगी? अगर देश में प्रजातंत्रीय व्यवस्था लागू होगा। हालांकि प्रजातंत्र में जो उसका रिजल्ट होता है थोड़ा स्लो होता है, लोग फ्रस्ट्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, और कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं, इस देश में तानाशाही की जरूरत है। आप लोग बहुत के मुंह से सुनते हुए पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा उसी समय 1947-50 में कि देश को अगर मजबूत रखना है, अगर उसका एकता, अखंडता को सुरक्षित रखना है, तो प्रजातंत्र हर स्तर पर यहां पर लागू होना चाहिए। तो प्रजातंत्र का स्थापना करना यह भी एक बहुत बड़ा चुनौती था। इसके बाद इतने बड़े भूभाग में चुनाव का संचालन करना बहुत कठिन कार्य था। और आपने देखा होगा कि 1952 में हमारे देश में सबसे पहला चुनाव हुआ, तो अंग्रेज हंस रहे थे, यूरोपियन देश हंस रहे थे। क्यों? बोले ये सब आदर्शवादी लोग हैं, इतने बड़े देश में थोड़े ही मतलब जो है ना चुनाव हो सकते हैं, जहां पर कि आपने हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दे दिया है। क्योंकि आपको दोस्तों मालूम होगा कि 1935 का जो एक्ट बना था, जिसके आधार पर 1937 का चुनाव अंग्रेजों ने कराया था, प्रोविंशियल इलेक्शन, उसमें मात्र उन्होंने 11% लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया था। आपको याद होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। सीमित लोगों को दिया था। किन लोगों को दिया था? जो जमींदार थे, तालुकदार थे, पैसे वाले थे, कैपिटलिस्ट थे, पूंजीपति थे, जो लगान चुकाते थे एक सर्टेन अमाउंट के बाद में, ठीक है, माल गुजार, इन लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन जो आम जनता था, आम जनता को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अभी 1950 के बाद में, हिंदुस्तान के संविधान लागू होने के बाद में क्या कहा गया कि हर एक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार दिया जाएगा, बशर्ते कि वो पागल नहीं हो, बैंकरप्ट नहीं हो, ये कुछ और हिंदुस्तान का नागरिक हो, ठीक है, ये सब उसके क्लॉज हैं। लेकिन अगर ये सब है तो इसके बाद में हर व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। लेकिन पश्चिमी देश क्या बोल रहे थे उस समय कि ये जो हिंदुस्तानी नेता हैं वो आदर्शवादी नेता हैं, इतने बड़े भूभाग पर और सभी को चुनाव का वोट का अधिकार देना ये संभव नहीं हो पाएगा, ये चरमरा करके व्यवस्था जो है ना बिखर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उनको हमारे राजनेताओं ने क्या किया, उनको पूरी तरह से फेल कर दिया है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि हर 5 साल पर यहाँ चुनाव होता है, राज्यों में भी, केंद्र में भी, और अब तो गांव देहातों में जिला पंचायत और
ग्राम पंचायत का भी चुनाव रेगुलर हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रजातंत्र जो है अपने ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया है। लेकिन उस समय, जबकि मैं बात कर रहा हूं 1947 से 1950-55 के बीच का, उस समय हम क्या देखते हैं कि प्रजातंत्र को स्थापित करना बहुत बड़ा महती चुनौती था। क्यों था? कि जिस देश में सामंतवादी व्यवस्था हजारों साल से लागू हो, जिस देश में कुछ खास लोगों को ही सारे अधिकार प्राप्त हों, वहां पर हर व्यक्ति को मताधिकार देना और प्रजातंत्र के आधार पर शासन का संचालन करना एक बहुत बड़ा कदम था, एक क्रांतिकारी कदम था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या था? सामंतवादी व्यवस्था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने देखा होगा सामंतवादी व्यवस्था, जैसे देसी रियासत तो सामंतवादी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा झंडा बरदार था। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? जगह जगह अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लागू किया हुआ था। रेवेन्यू फार्मर्स जो थे, जहां पर अस्थायी बंदोबस्त उन्होंने किया था, वहां पर रेवेन्यू फार्मर क्या हो गया था, धीरे धीरे समय के वक्त के साथ में वो जमींदार में तब्दील हो गए थे। लखनऊ के इलाके के लोगों को जमींदार के बदले में तालुकदार बोला जाता था, विभिन्न नामों से बोला जाता है। ये क्या है? ये पूरी तरह से सामंतवादी व्यवस्था का बोलबाला था हिंदुस्तान में। इसको खात्मा कैसे किया जाएगा? क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था और प्रजातंत्रीय व्यवस्था दोनों एक साथ नहीं चल सकते, समझ रहे हैं? इसके बाद दोस्तों, आर्थिक विकास और पंचवर्षीय योजना। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या था हिंदुस्तान में? आप देखेंगे कि उस समय में हिंदुस्तान के 94% लोग, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, गरीबी से जूझ रहा था, भूखमरी से जूझ रहा था। देश का विभाजन हो जाने के कारण क्या हुआ था? अन्न की समस्या हो गई थी। जो फर्टाइल लैंड था पंजाब, पश्चिमी पंजाब का सूबा जो पाकिस्तान में चला गया था, जहां पर कि कॉटन भी भरमार होता था, जूट भी भरमार होता था ईस्ट बंगाल में, वो सब इलाका कहां चला गया? पाकिस्तान में। तो हिंदुस्तान में अनाज की समस्या हो गई। ठीक है, पहले भी समस्या थी, अंग्रेज तो पहले खोखला करके चले ही गए थे। उसके बाद में जो देश का जो विभाजन हुआ, उसके जो तुरंत जो उसका जो इफेक्ट हुआ वो हुआ भूखमरी। क्यों? कि जो अन्न उत्पादक जो इलाका था वो सब कहां चला गया? पाकिस्तान में। आपको पता होना चाहिए कि मुगल पीरियड में और सल्तनत पीरियड में नहरों का जाल बिछाया गया था कहां? पंजाब के अविभाजित पंजाब सूबा में, जिसमें कुछ इलाका पंजाब का तो हमारे पास अभी है, हरियाणा और पंजाब आप देख रहे हैं। लेकिन जो 2/3 भाग और पंजाब वो किधर चला गया? पाकिस्तान में। और इसके अलावा ईस्ट बंगाल का जो धान उत्पादक था, चावल उत्पादक एरिया था, वो सारा एरिया, और जूट का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, वो किधर चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में। और इसी तरह से कॉटन जो है ना, कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक जो क्षेत्र था इंडिया का, वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो आप रोटी का भी लाले पड़ गए और उसके साथ कपड़े पर भी लाले पड़ गए, कपड़े पहने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह से दोस्तों देखते हैं कि 94% लोग खाद्य समस्या से पीड़ित थे 1947 में। इसको भी दूर करना बहुत जरूरी था। जो भारत की सरकार जो नई आई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उनका काम क्या था? लोगों को अनाज पहुंचाना, ताकि भूखमरी से कोई मरे नहीं, तो उसके लिए व्यवस्था करना था। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी विसंगति थी हिंदुस्तान में, कि हिंदुस्तान का जो समाज जो था वो असमानता पर आधारित था। आप सबको मालूम है, जातिवाद कूट कर भरा हुआ था, छोटे और बड़े का बहुत बड़ा भेदभाव था। जो गरीब लोग या नीचे जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलना होता था। हाँ, अस्पृश्यता का बोलबाला था, एक दूसरे से लोग मिलते नहीं थे। तो इन सामाजिक बुराइयों को दूर करना भी उस समय के शासन का काम था, क्योंकि इसके बिना राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो सकता था। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में हमने लिखा कि एक ऐसा विदेश नीति जो कि भारत के संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा कर सके। दोस्तों, जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसी समय में आपने देखा होगा कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।
हमने आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बताया था। 1948 में ह्यूमन राइट्स का यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी जारी किया गया था। लेकिन इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई उसमें जो अभी जो आप 5 जो महत्वपूर्ण जो देश, जो अस्थायी देश हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, वो कौन लोग हैं? वो हैं विजित राष्ट्र। जर्मनी को नहीं बनाया गया या जापान को नहीं बनाया गया। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो एंटी पार्टी था, जो हारी हुई पार्टी थी, उसमें से किसी को नहीं बनाया गया। आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि जर्मनी कितना पावरफुल कंट्री हो गया है, जापान कितना पावरफुल कंट्री है। लेकिन चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो कलेक्टिव जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें जो 5 जो परमानेंट सदस्य हैं, जैसे चाइना और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, अभी रसिया बोलेंगे, पहले सोवियत यूनियन, कितने हो गए? 5 हो गए। ये 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं और इनको वीटो देने का अधिकार है कि किसी ज्वलन समस्या पर अगर मैत्रिकता नहीं है, एकता नहीं है, तो अगर कोई अस्थायी सदस्य ने वीटो कर दिया तो फिर वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। उसको संयुक्त राष्ट्र संघ अमली जामा पहना नहीं सकता है, समझ रहे? उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के जो खूंखार आतंकवादी हैं, जैसे आप नाम 1-2 का लेंगे, तो भारत सरकार ने उसके खिलाफ में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन चाइना ने उसमें वीटो कर दिया, तो प्रस्ताव खारिज हो गया। ठीक है। तो दोस्तों, एक लास्ट में जो विदेश नीति, तो भारत सरकार के सामने में क्या था? सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि एक ऐसे विदेश नीति को अपनाया जाए जो कि भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत कर सके और वह अपना स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सके। और मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी देश कितना संप्रभु है, इसका बैरोमीटर यह है कि उस देश का विदेश नीति कितना स्वतंत्र है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि 1947 के बाद हमारे देश के जो नीति रही है वो क्या रही? गुट निरपेक्षता, मतलब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, और अपने पड़ोसी राज्यों से अच्छे मधुर संबंध स्थापित करना। ठीक है। इसके अलावा जो वर्ल्ड पीस है, माने विश्व शांति, उसका पैरोकार होना। जगह जगह जवाहरलाल नेहरू जो है वो विश्व शांति का वो संदेश देते थे। उसका रीजन क्या था? उनको पता था कि हमारा देश जो है ना पूरा खोखला हो चुका है। हमारे देश के लोग 90% लोग भूखमरी के शिकार हैं, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, तो अभी वर्ल्ड स्टेज पर हम उतने व्यापक दृष्टिकोण से हम अपनी बात मजबूती से नहीं कर सकते, युद्ध के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी सेना की ताकत, सैनिक ताकत नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया वो क्या था? गुट निरपेक्षता। उसमें उन्होंने जो, चूंकि विश्व जो है उस समय में 2 भाग में विभाजित हो गया था, जैसे मैंने पहले कहा था, एक सोवियत यूनियन के उसका लीडर था और दूसरा अमेरिका उसका लीडर था। ठीक है। और दोनों के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया था, जिसको शीत युद्ध कहते हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार ने दोनों में से किसी भी गुट में अपने आप को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम मेरिट ऑफ द केस पर बात करेंगे और हम दोनों ब्लॉक में से जहां से भी हमें मदद मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि अमेरिका ने इस पर बहुत ज़्यादा ऐतराज जाहिर किया, उन्होंने इसको मजाक कह दिया कि ये जो नालानानी जो गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो बेकार है, किसी काम की नहीं। लेकिन फिर भी हमारे वो क्यों कहा? पाकिस्तान तो पूरी तरह से यूएसए के खेमा में चला गया, वो सीटो सेंटो बगदाद पैक्ट का मेंबर बन गया। ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ। केवल बाद के वर्षों में आपने देखा होगा 1971 में इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के साथ में ट्रीटी किया था, वो भी तब किया था जब बांग्लादेश से मुक्त वाहिनी सेना, जब हिंदुस्तान की सेना गई थी और अमेरिका ने धमकी देना चालू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोवियत यूनियन से ट्रीटी किया था। और उसका जो एक क्लॉज था कि हिंदुस्तान पर आक्रमण माने तो सोवियत यूनियन पर आक्रमण,
या सोवियत यूनियन पर आक्रमण मतलब हिंदुस्तान पर आक्रमण, आप समझ रहे हैं। तो जब 7वें बेड़े को उन्होंने भेजा तो इसके बदले में रूस ने भी अपना बेड़ा भेजा, तो फिर वो वापस चले गए, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के लब्बो लुबाब ये है कि भारत की विदेश नीति शुरू से ही जो है उन्होंने गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया और वो आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। वो कैसे है वो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या समस्याएं थीं। अब सबसे पहला इसका समाधान कैसे किया गया उस समय के सरकार के द्वारा। पहला, कंसेंसस बिल्डिंग। कंसेंसस बिल्डिंग मतलब क्या होता है? सभी लोगों के बीच में आपसी समन्वय के साथ में कोई भी निर्णय लेना। जैसे कि एक कंसेंसस का आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसने संविधान बनाया, तो वो पार्लियामेंट के रूप में भी काम कर रहा था टिल 1952 जब चुनाव तक, ठीक है। माने संविधान भी बनाने काम कर रहा था और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का भी काम कर रहा था, समझ रहे ना आप। हालांकि उसमें 80 से 85% मेजोरिटी किसका था? कांग्रेस का था। और पहला जो कांग्रेस ने सरकार बनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें 14 मंत्री थे, ठीक है। और आपको जान करके हैरत होगा कि उसमें से 6 मंत्री ऐसे थे जो नॉन कांग्रेस थे, जैसे B.R. अम्बेडकर, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसे जॉन मथाई, जैसे सनमुखम शेट्टी, इस टाइप के 6 लोग हैं जो मंत्री थे। हालांकि कांग्रेस को उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कांग्रेस जो है ऑलरेडी 85% सीटों पर था, अपोजिशन का नामो निशान नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि ये जो आज़ादी हमें मिला है वो भले ही कांग्रेस के ज़्यादा समर्थन से मिला है या उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन इसमें हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का, हर राज्य का सहभागिता योगदान है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रव्यापी, मतलब उसको आप नेशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इट वाज नॉट ओनली प्योरली ए कांग्रेस गवर्नमेंट। प्योरली कांग्रेस गवर्नमेंट होता तो अभी जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है मान लो, तो उन्होंने किसी दूसरे पार्टी को मेंबर बनाया है क्या, मंत्री बनाया है क्या? नहीं बनाया। लेकिन 1947 में जब देश में प्रथम जो सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया कि एक राष्ट्रीय सरकार का रंग दिया, जिसमें कि जैसे B.R. अम्बेडकर, वो हमेशा कांग्रेस के विरोधी रहे, वो कांग्रेस के विरोध में ही राजनीति किया उन्होंने, लेकिन उनको लॉ मिनिस्टर भी बनाया और साथ साथ ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गांधी जी के कहने पर, ठीक है। ताकि उन जो अब वो उनका आपको मालूम है कि वो दलित वर्ग से थे, सबको मालूम है, तो उनको ये नहीं लगे कि वो अलग थलग हैं, ठीक है। सभी लोगों का देश है और सबको मिलजुल करके काम करना है। तो इसीलिए पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? कंसेंसस बिल्डिंग। दूसरा पॉइंट क्या था? जो मैंने आपको राष्ट्रीय सरकार का गठन तो बता ही दिया। तीसरा पॉइंट था सामाजिक सुधार। दोस्तों जैसे कि आपको छुआछूत या भेदभाव, ये सारे चीज़ हिंदुस्तान में थे जो मैंने समस्या बताया। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। जैसे कि संविधान में ही आपने आर्टिकल 17 में लिखा है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का खात्मा, ठीक है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। इसका मतलब हुआ कि किसी प्रकार की छुआछूत पूर्णतः प्रतिबंध किया गया, ठीक है। और अगर कोई इस प्रकार का काम करता है, मतलब छुआछूत अपनाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको दंड से दंडित होना पड़ेगा। मतलब उसके खिलाफ में पुलिस मुकदमा कायम कर सकती है, कोर्ट से उसको सजा मिल सकता है, ठीक है। वो किया गया। उसी का जो परिष्कृत रूप है, हालांकि सरकार ने जब रिव्यू किया तो देखा कि ये सिविल प्रोटेक्शन एक्ट उतना प्रभावी नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम, जो मैं पढ़ाया हूँ आपको, वो बनाया। और वो तो बहुत हार्ड कानून है और उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको व्याख्या प्रस्तुत किया।
और उसी कानून का प्रभाव है कि मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 1989 में लागू किया गया था, ठीक है। क्योंकि उसके पहले तो शेड्यूल कास्ट को तो जाट लोग चुनाव में भाग ही नहीं लेने देते थे, भगा देते थे। लेकिन उसमें क्लॉज है कि अगर आपने किसी को वोट देने से मनाही किया जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं, तो आपको सजा के माने SC/ST में मुकदमा कायम किया जा सकता है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, आपको जेल जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना शुरू किया, क्योंकि सरकार का मानना यह था कि जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक देश का एकीकरण नहीं किया जा सकता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि समाज में आर्थिक खाई हो, सामाजिक खाई हो, छुआछूत का बोलबाला हो, तो ऐसे समाज का एकीकरण नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि त्वरित गति से आर्थिक विकास हो। हालांकि उस समय में देश के पास में संसाधन नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी सरकार ने पंचवर्षीय योजना लागू किया, ठीक है। और इसके बाद में आर्थिक गति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसी के तहत में आप देखते हैं औद्योगिकरण। सेकंड प्लान में कांग्रेस सरकार ने क्या दिया? पहले प्लान में तो उन्होंने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया, कृषि पर, लेकिन सेकंड प्लान पर उन्होंने फोकस किस पर किया? हैवी इंडस्ट्री, औद्योगिकरण पर। और थर्ड प्लान में बेसिक इंडस्ट्री पर, जो आयरन एंड स्टील की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या हुआ? जब औद्योगिकरण हुआ तो उसके साथ साथ शहरीकरण का भी विकास हुआ। और जब शहरीकरण हुआ तो देश के विभिन्न भागों के लोग, जैसे आप बोकारो चले जाएंगे तो आपको तमिलनाडु के लोग मिलेंगे, बिहार के लोग मिलेंगे, यूपी के लोग मिलेंगे, राजस्थान के लोग मिलेंगे। उनका जो है कोई अपना अब आइडेंटिटी नहीं रह गया, वो भारतीय हैं, विशुद्ध, वो घर बार छोड़ के वहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो शहरीकरण का एक औद्योगिकरण जो है शहरीकरण के विकास को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो हिंदुस्तान में जो शहरीकरण जो औद्योगिकरण हुआ, उसके कारण से देशी यानी हिंदुस्तान के राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत ज़्यादा सहायता पहुंचा। इसके बाद दोस्तों एक और जो फैक्टर काम किया वो क्या था? राष्ट्रव्यापी कांग्रेस संगठन। आपको मालूम होगा कि 1947 में CPI माने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और 1950 के बाद में भारतीय जनसंघ 51 में उसकी स्थापना हुई। उसके पहले हिंदू महासभा थी, ठीक है। और 1951 के बाद हमके सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तानी चली गई थी। तो ये सारे जो 4-5 पार्टियां थीं, या बाद में राजा जी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया 1956-57 में। ये सारी जो पार्टियां थीं उसमें एक विशेषता जरूर थी कि जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां थीं वो देश के व्यापक फलक पर सोचती थी। वो बिहार और यूपी के नज़रों से नहीं सोचती थी, और अभी भी नहीं सोच रही है। लेकिन उस ज़माने में व्यापक दृष्टिकोण से सोचना एक बहुत बड़ी बात थी। जब हमारा देश क्षेत्र में विभाजित था, धर्म में विभाजित था, वहाँ पर भारतीयता की बात करना एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और उसमें भी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट योगदान था वो कांग्रेस संगठन का। और आपको मालूम है कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की बहुत महती भूमिका थी, और इसके कारण से उसका संगठन गांव-गांव कस्बे तक फैला था। तो जब आज़ाद हुआ देश, तो ये जो मजबूत जो कांग्रेस संगठन था उसने देश के एकीकरण में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा की, और इसमें एक से एक स्टालवार्ट नेता उस जमाने में थे। आज की ज़माने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट था देशी रियासतों का मामला। जैसे मैंने आपको बताया, अब दोस्तों जैसे 562 रियासत था, तो उस समय में जो रियासत मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनका जो चीफ जो एडवाइजर था वो था BP मेनन, ठीक है, ICS, ठीक है। अब इन दोनों के प्रयास से अधिकांश इन्होंने जो पॉलिसी अख्तियार किया वो कंसिलिएशन का पॉलिसी, सुलह कुल की पॉलिसी अख्तियार किया। और इसके साथ साथ जो असंतुष्ट थे, जो देश के साथ में गद्दारी करना चाहते, उनके साथ में बल प्रयोग भी किया। अब वो कैसे किया? उन्होंने बारी बारी से सभी रियासतों को चिट्ठी लिखा 1947 के बाद कि ये देश हित में है, व्यापक दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से है, इसीलिए आप हमारे माने हिंदुस्तान में मिलिए। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि सारे रियासत बारी बारी से हिंदुस्तान में मिल गए, ठीक है।
और जो बड़े बड़े रियासत थे उनको सेपरेट प्रोविंस भी बना दिया गया, जैसे मध्य भारत का इलाका जो सिंधिया के पास में था, ठीक है, जैसे त्रावणकोर का इलाका, उन्होंने केरल, बाद में केरल हुआ, पहले त्रावणकोर स्टेट था, ठीक है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े रियासत थे उनको तो प्रोविंस का दर्जा दे दिया गया। हालांकि बाद में 1956 में फिर रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन किया गया, ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे रियासत थे उसको बगल के रियासत में उसको मर्ज कर दिया गया। अब जैसे 2 किलोमीटर वाला था या 20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वाला जो रियासत था उसको दूसरे जो बड़े जो स्टेट थे, ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, उसमें शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने क्या किया, बारी बारी से 562 रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाया। लेकिन 3 रियासत ऐसे थे जिन्होंने सरदार पटेल की बात नहीं सुना। पहला जूनागढ़, जो जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में, वहाँ का जो नवाब था वो मुसलमान था, लेकिन 75% से ज़्यादा जो आबादी था वो कौन था, हिंदू। और जूनागढ़ एक ऐसा जगह था जो चारों तरफ से हिंदुस्तान के इलाके से घिरा हुआ था, लेकिन उसका नवाब ने कहा कि मैं पाकिस्तान में मिलूंगा और मैं समुद्र के रास्ते से आऊँगा, लेकिन वहाँ की जनता को ये नागवार गुजरा। और इसके बाद में भारत के सरकार ने क्या किया, वहाँ पर प्लेबिसाइट को हिंदी में क्या कहेंगे, जनमत संग्रहण करवाया, और वहाँ पर 99% से ज़्यादा लोग जो है वो हिंदुस्तान में विलय के पक्ष में अपना वोट दिया, और उस तरह से जूनागढ़ स्टेट हमारे देश का हिस्सा हुआ, ठीक है। और वहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया, और उसका जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, शाहनवाज भुट्टो, ये भी बाद में भाग गया पाकिस्तान। और ये शाहनवाज भुट्टो कौन था, बाद में ये जो बेनजीर भुट्टो के दादा, ठीक है, जुल्फिकार भुट्टो के पिता, समझ रहे हैं आप। अब आगे आइए। लेकिन दूसरा जो प्रांत था वो जैसे हैदराबाद, तो हैदराबाद में उन्होंने जो है, जो वहाँ का शासक उस्मान अली खान, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं तो स्वतंत्र रहूँगा, और उन्होंने पुर्तगीज के साथ समझौता भी करना चाहा कि ताकि उनको एग्जिट रूट मिल जाए समुद्र तक, ठीक है। नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहता था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल ट्रीटी किया था, हिंदुस्तान के साथ भी किया था। बाद में उसने कहा कि नहीं, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। बाद में उसने जो है ना पुर्तगाल के शासक के साथ में गोवा ट्रांजिट, चूंकि वो लैंडलॉक्ड एरिया है हैदराबाद स्टेट, तो उन्होंने इससे समझौता करने की कोशिश किया था, हालांकि उसमें वो सफल नहीं हुआ। बाद में वहाँ पर हिंदुओं को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लगा, और आपको पता है कि जो हैदराबाद जो स्टेट था उसमें 50% जो लोग थे वो कौन थे, तेलुगु स्पीकिंग पीपुल, और 28% जो था वो मराठी स्पीकिंग था, 28 या 22, और 28% जो कन्नड़ पीपुल, माना 28 और 22 का थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये कन्नड़ स्पीकिंग पीपुल, ठीक है, और 22% मराठी पीपुल। मैंने 3 जो लैंग्वेज थे इंपॉर्टेंट, वो लोग मराठी, कन्नड़ और तेलुगु, ये लोग हैदराबाद के निवासी थे, हैदराबाद में स्टेट का। अब दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ कि बाद में जब उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू किया, वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलनकारी को दबाना शुरू किया, बहुत सारे लोग मारे गए। भारत सरकार के रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने नहीं माना, तो अंत में उन्होंने भारत सरकार ने 1948 में पुलिस का प्रयोग किया, ठीक है, और उसके बाद में 4 दिन के अंदर में ही जो है निजाम की सेना हार गई, और इस तरह से हैदराबाद का पूरा स्टेट 1948 के सितंबर में, माना हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद, ठीक है, भारतीय संघ का हिस्सा बना। इसी तरह से दोस्तों आप देखते हैं जम्मू कश्मीर का मामला। कश्मीर का जो उस समय में जो राजा था वो कौन था, हरि सिंह, वो हिंदू था। डॉक्टर कर्ण सिंह जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं उनके पिता, ठीक है, लेकिन हरि सिंह तो हिंदू थे, लेकिन उनका जो जनता था वो 75% से ज़्यादा मुसलमान था, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि जो नहीं तो मैं तो हिंदुस्तान, ना तो मैं हिंदुस्तान में रहूँगा और ना पाकिस्तान में रहूँगा,
हम चाहते हैं कि आप हमें स्विट्जरलैंड की तरह दोनों देश मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान हमें मान्यता प्रदान कर दे, मैं न्यूट्रल स्टेट रहूँगा। ठीक है, ये था स्टैंड महाराजा हरि सिंह का। ठीक है, अब दोस्तों लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने पठानी कबायलियों को और उसमें जो पाकिस्तानी फौज भी थे छद्म रूप में उन पर अटैक कर दिया। और इस तरह से आप देखते हैं कि अभी भी मुजफ्फराबाद का इलाका जो शहर है वो कब्जा कर लिया। श्रीनगर पर भी वो पहुंचने वाले थे और 1 बाय 1 कश्मीरी जो फौज था उसको हराते जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों में श्रीनगर भी चला जाएगा। इसका परिणाम क्या हुआ? अंत में हरि सिंह भाग करके कहाँ आया? जम्मू। और उसने बीपी मेनन के सामने में उन्होंने फोर्स मांगा हिंदुस्तान से। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने यह कहा कि चूंकि जब तक आप हमें एक्सेशन नहीं करेंगे तब तक हम आपको फोर्स नहीं दे सकते, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने दस्तखत किए। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने एक्सेशन पर दस्तखत किया। और तब हिंदुस्तान से करीब 100 से ज़्यादा हवाई जहाज़, क्योंकि उस समय में आपको मालूम होगा कि कश्मीर से हिंदुस्तान को जोड़ने का जो सड़क था वो इलाका पाकिस्तान में चला गया था, तो हिंदुस्तान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं रह गया था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ? उन्होंने हवाई जहाज़ के माध्यम से करीब 100 से ज़्यादा हवाई जहाज़ भेज करके, सेना को भेज करके श्रीनगर पर कब्जा किया गया। और करीब 1-1.5 साल तक ये युद्ध होता रहा। हालांकि हिंदुस्तानी फौज मुजफ्फराबाद तब भी नहीं ले पाई। 1 साल चलने के बाद में फिर युद्ध विराम की घोषणा किया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको यूएनओ में ले गए। और भारत सरकार का स्टैंड ये था कि वहाँ पर प्लेबिसाइट जिस तरह से जूनागढ़ में कराया गया था वैसे वहाँ कराया जाए, बशर्ते कि पाकिस्तानी सेना वहाँ से हटे। लेकिन पाकिस्तानी सेना नहीं हटी और आज तक वहाँ पर प्लेबिसाइट इसके कारण से जनमत संग्रह नहीं कराया जा सके। अब ये 370 का जो कहानी है उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी मैं 2 लाइन कहना जरूरी समझता हूँ। ये जो जम्मू कश्मीर का जो प्रांत है, बेसिकली आप देखेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों ही फ्रिंज पार्टी थी, माने उनका कोई वजूद नहीं था। वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टी थी वो थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, हेडेड बाय शेख अब्दुल्ला, जो बाद में कहा जाने लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले क्या नाम था? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चूंकि जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों एक दूसरे के दोस्त थे और शेख अब्दुल्ला जो है वो पंथ निरपेक्षता का जरा बहुत बड़ा पक्षधर था। और चूंकि हिंदुस्तान की सरकार ने सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता के अपना पॉलिसी अख्तियार किया था और अब पाकिस्तान ने तो सांप्रदायिकता को नीति अख्तियार किया था। जैसे उन्होंने इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान को घोषित कर दिया था जो आज भी है। तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला हिंदुस्तान में मिलना चाहता था और इसी कारण से आपने देखा होगा कि 370 का जो आविर्भाव हुआ वो इसी कारण से हुआ। उन्होंने फिर कंसेशन मांगा, शेख अब्दुल्ला ने कंसेशन मांगा कि हम आपसे मिल रहे हैं, लेकिन इसके एवज में 3-4 जो महत्वपूर्ण जैसे कम्युनिकेशन है, करेंसी है, डिफेंस है या फॉरेन पॉलिसी है, इस मामले में तो केंद्र सरकार संचालन करेगा और सारे बाकी मामले जो है वो राज्य सरकार संचालन करेगा। ठीक है, तो इस आधार पर जो है ना हमारे देश में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ। 370 क्यों लगाया गया, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों का भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये तो देसी। इसके बाद में फ्रांसीसी उपनिवेश, जैसे कि आपको मालूम है कि पांडिचेरी में फ्रांसीसी उपनिवेश था, पुर्तगाल का गोवा में था। तो 1954 में पुडुचेरी, पांडिचेरी आजकल पुडुचेरी कहा जाता है, तो वो उसको भारत सरकार ने मिलाया। फ्रांस गवर्नमेंट को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हिंदुस्तान में मिलाया गया, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद नहीं हुआ। लेकिन गोवा के मामले में वो मानने के लिए तैयार नहीं था बाद में। और चूंकि वो नाटो का सदस्य भी था, पुर्तगाल अभी भी है, तो इसलिए भारत सरकार को थोड़ा घबराहट भी। अगर मैं
एक्शन करूंगा तो कहीं नाटो ना मेरे खिलाफ में आ जाए। तो धीरे धीरे लेकिन वो बात नहीं बनी और अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेना भेज दिया 1961 में और गोवा दमन दीव को हिंदुस्तान में मिला लिया गया। इसके बाद में दोस्तों संप्रदायवाद से टक्कर। तो ये जो हमने अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान की सरकार का जो सर्व प्राथमिकता था वो क्या था कि देश जो संप्रदायवाद के आग में जो झुलस रहा था उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, और उसमें बहुत हद तक सफलता भारत की सरकार ने प्राप्त किया। इसके बाद दोस्तों शरणार्थियों की पुनर्वास, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 60 लाख लोग शरणार्थी हो गए थे, उनको बसाने का काम, उनको व्यवस्थित करने का काम, उनको रोजगार देने का काम ने भारत सरकार ने किया और जगह जगह उनको बसाया गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो 55 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान का हिस्सा होता था, जो नेशनल ट्रेजरी हिंदुस्तान का ट्रेजरी था, वो हालांकि हिंदुस्तान की सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन गांधी जी के अनशन करने के बाद में 55 करोड़ रुपया उनको दिया गया, ठीक है, ताकि पाकिस्तान से मधुर संबंध स्थापित हो सके। हिंदुस्तान के सरकार का मानना था कि अगर हम झगड़ा फसाद लड़ाई में रहेंगे तो हम देश में जो पुनर्निर्माण का जो रिकंस्ट्रक्शन का काम हम करने जा रहे हैं उसमें बाधा पहुंचेगा। तो इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार ने क्या किया कि पाकिस्तान से मधुर संबंध स्थापित किया। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी उसका तवज्जो नहीं दिया, और आज भी जम्मू कश्मीर के इलाके में हिंदुस्तान की सरकार आतंकवाद से जूझ रही है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत सरकार ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, ठीक है। पाकिस्तान से मधुर संबंध के कारण ही आप देखेंगे कि इंडस ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 1960 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ में किया था। ये भी पूछ सकता है आपसे, जिसमें कि 6 जो नदियां हैं जैसे इंडस, चेनाब, झेलम, ये 3 नदियां, इन तीनों नदियों को पाकिस्तान को पानी के दोहन के लिए दे दिया गया, और सतलज, रीवा, रावी और ब्यास, ये 3 नदियों को हिंदुस्तान पानी का दोहन करेगा। क्यों? ये बहुत बड़ा विवाद का मामला है, क्योंकि 6 नदियां जो हैं ये सारी नदियां हिंदुस्तान के भूभाग से ही निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, कि कुर्बानी ये मामले में कि उन्होंने अपना हित थ्रो किया जितना, ताकि वहाँ की जनता भूखे से नहीं मरे, क्योंकि वो सिंधु नदी या झेलम या जो चेनाब हमने बताया, वो भी उनके लाइफलाइन ही हैं। अगर उसको बंद कर दिया है तो पाकिस्तान भूखे मर जाएगा, ठीक है। तो हिंदुस्तान के सरकार का शुरू से ही मानना रहा कि हमारा पड़ोसी भी ठीक ढंग से रहे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, कम्युनिस्टों से सुलह। अब आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो देश में कम्युनिस्टों का बहुत ज़बरदस्त बोलबाला था, ठीक है। हालांकि उनकी आर्थिक जो नीतियां थी बहुत अच्छी थी, वो गरीब और सरबराह को जो सामंत थे या लैंडलॉर्ड थे उनको से ज़मीन खींच करके उनमें बांटने का काम करते थे। खास करके तेलंगाना में और तमिलनाडु के इलाके में जो है कम्युनिस्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था, और ये आर्म रिबेलियन पर उतारू हो गए थे, जगह जगह विद्रोह करते थे। अब उनको कंट्रोल करना भी भारत सरकार का काम था, उन्होंने कंट्रोल किया। इसके बाद में दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। आपने देखा होगा 1953 में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मद्रास प्रेसिडेंसी जो था उसको 2 भाग में विभाजित किया गया, आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो भाषा था वो तेलुगु है, और अभी तो उसमें से तेलंगाना में निकल गया, और तमिलनाडु का जो भाषा वो तमिल है। तो इस आधार पर जो है राज्य का पुनर्गठन 1953 से ही चालू हो गया, जो बाद में आपने देखा होगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग का 1956 में, जिसमें कि जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में भारत सरकार ने गठन किया। तो दोस्तों 4-5 चीज़ के बारे में और मैं बता देना चाहता हूँ। एक तो है जमींदारी उन्मूलन, जो 1951 में भारत सरकार ने लाया, और जिसके तहत में क्या किया उन्होंने सारे जमींदार को, देसी रियासतों को तो मिलाया ही, सारे जमींदारों को समाप्त कर दिया। और कैसे किया? उन्होंने हर राज्य के लिए अलग अलग नियम बनाए कि एक व्यक्ति के जो 5 आदमी का जो परिवार है
अगर सिंचित भूमि है तो उसको 18 एकड़ ज़मीन, और संचित है तो 25 एकड़ भूमि, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। हालांकि इसका सीलिंग एक्ट का लोगों ने, जमींदारों ने बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी किया और अभी भी उसको ठीक ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन सरकार ने बांटे हैं पिछले 70 साल में, ठीक है, जिसके बारे में हम इंडियन इकोनॉमिक क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा औद्योगिकरण के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि इंडस्ट्रियों का जो औद्योगिकरण का जाल बिछाया गया, जिससे शहरीकरण का बढ़ावा मिला, और उससे क्या हुआ कि मिनी इंडिया बसने लगा जगह जगह। मिनी इंडिया, जैसे आप किसी भी इंडस्ट्रियल टाउन में चले जाएं तो आपको एक मिनी इंडिया मिलेगा, जहां पर कि यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सारे लोग एक ही जगह रहते हैं। तो उससे एकीकरण को बढ़ावा मिला। अब तो जो हमने अभी तक जो बताया कि इसका जो बेसिक जो इंटीग्रेशन का जो हमारे देश में जो इसका जो तात्पर्य है वो क्या है कि अनेकता रहे, डाइवर्सिटी रहे। हम डाइवर्सिटी को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसी डाइवर्सिटी में एकता उत्पन्न हो, ठीक है, भारतीयता की भावना पैदा हो, एक इमोशनल बॉन्डिंग हो, भावनात्मक लगाव हो कि हम एक हैं, जो अभी तक नारा चल रहा है। तो हालांकि इसमें कुछ कमियां भी रह गई, जैसे कि क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का भारत सरकार का प्रयास अभी भी नाकाफी है। मैंने आपको पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि कुछ राज्य जो है वो अभी भी विकास के दौर में बहुत पीछे हैं, कुछ राज्य बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ये हमारे योजनाकारों और सरकार की असफलता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी पड़ा है बहुत ज़्यादा। वो कैसे पड़ा है कि जैसे कि मान लीजिए बिहार एक कॉलोनी हो गया है, मजदूरों का कॉलोनी, महाराष्ट्र के लिए या नोएडा के लिए, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ? अभी आप देखेंगे बिहार में अगर मैं जाता हूं तो एक मजदूर नहीं मिलता है मुझे, और जो पहले 5 किलो धान पर या 5 सेर धान पर पूरे दिन काम करता था, अब 300 रुपये लेता है। क्यों करता है? क्योंकि अब उसको रेसिस्टेंस की क्षमता डेवलप हो गया है। अगर 20 दिन मजदूरी भी नहीं मिलेगी तो नो प्रॉब्लम। पहले क्या था कि अगर 1 दिन मजदूरी नहीं मिलती तो भूखे उसके बच्चे भूखे मरने लगते थे, बिलबिलाने लगते थे। तो ये इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। गांव-गांव में पक्के मकान हो गए। आप कह नहीं सकते कि बिहार गरीब है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कैसे गरीब लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का बढ़ावा हुआ है, तो इससे भी एकीकरण को फायदा हुआ है। तो अब देश एक सूत्र में बंधने जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया। और सबसे जो हमारा देश का जो विदेश नीति, वो बहुत ही कारगर विदेश नीति रही, चाहे वो अपोजिशन पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, उनमें एक मैत्रिकता माने यूनानिमिटी, एक रूपता, ठीक है, विदेश नीति के मामले में जरूर रहा है अभी तक। तो ऐसे स्थिति में हमारा देश सक्षम हुआ है विश्व पटल पर अपना पार्ट अदा करने में, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है 10वां इंडस्ट्रियलाइज मैंने जो है औद्योगिकृत देश हो गया है। आने वाले दिनों में चौथे 5वें नंबर पहुंच जाएगा। उसी तरह से हमने नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से आपको बताया था कि हिंदुस्तान 5वें नंबर का कंट्री पूरे विश्व में हो गया है। पीपीपी के मॉडल में मैंने बताया था परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में हिंदुस्तान 3रे नंबर का कंट्री आफ्टर चाइना एंड यूएसए हो गया है। ये हमारी कोई साधारण सफलता नहीं है, ठीक है। और ये सारी जो विशेषताएं हैं और ये सारी जो उपलब्धियां हैं, ये हमारे कारगर नीतियों के कारण से संभव हो पाया है, ठीक है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या अन्य पार्टी की सरकार हो, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय एकता के बिंदु पर किसी ने कोई भी समझौता नहीं किया। और इस कारण से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ में 3 बार युद्ध लड़ने पड़े हैं, ठीक है। चाइना के साथ में 1 बार युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान की जो आम जनता है वो कभी भी हतोत्साहित नहीं हुई और अपने जो स्वतंत्रता है उसको सुदृढ़ रखने के लिए उन्होंने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, ठीक है। तो ये भावना आपको पहले आज से 200-400 वर्ष पहले नहीं मिलता, ठीक है। ये सब किसका प्रभाव है? जो मैंने आपको वीडियो दिया था, नेशनलिज्म का प्रभाव, राष्ट्रीयता का प्रभाव। क्योंकि अब हम समझते हैं कि हम भारतीय हैं
बाद में बिहारी है या कोई एमपी का है या महाराष्ट्रियन है। पहले हम क्या समझते थे कि हम मराठी हैं, भारतीय बाद में, ठीक है। इसी कारण से आपने देखा कि 712 ईस्वी में जब सिंध पर आक्रमण हुआ, राजा दहिर था हिंदू शासक, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया, लेकिन कोई भी दूसरा हिंदू शासक वहां पर उसको मदद करने के लिए नहीं गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने बारी बारी से वहां के सारे हिंदू जनताओं को कन्वर्ट कर दिया, मुसलमान बना दिया, ठीक है। और आज सिंध में आपको ढूंढे से भी हिंदू नहीं मिलेंगे, 5-10%। अब तो नहीं है, पहले के ज़माने में भी 10% ज़्यादा नहीं रह गए थे, ठीक है। 90% मुसलमान हो गया। ये क्यों हुआ? देश की आज़ाद देश पर सिंध पर आक्रमण हुआ और आपको पता ही नहीं है या आप नहीं गए। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि हम में राष्ट्रीयता का अभाव था।